शारदा झींगा मछली का व्यापार करती थी। उसकी बहू अनामिका झींगा मछलियों का अचार बनाकर उन्हें घर से ही बेचा करती थी। इससे दोनों अच्छा कमा लेते थे। उनके घर में पुरुष सदस्य ना होने के बावजूद वो साहसिकता के साथ समाज में सर ऊंचा करके जी रहे थे। वे अपने पैरों पे खड़े थे। शारदा के पति की मृत्यु हो चुकी थी, पर अनामिका के पति जिंदा थे। उसने दोबारा शादी कर ली एक दूसरी औरत से, अनामिका को धोखा देकर। तभी से शारदा लगातार अनामिका को दिलासा देती रहती है और उसे अपनी बेटी की तरह मानने लगती है। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। एक दिन अनामिका के पति की दूसरी पत्नी शांति अनामिका और शारदा के घर आती है। असल में वो नहीं जानती थी कि अनामिका उसके पति की पहली पत्नी है। उसे लगता था कि उसके पति की पहले कभी शादी ही नहीं हुई। शांति अनामिका के घर जाकर, अनामिका और शारदा, आपका नाम आसपास के इलाकों में काफी चर्चित है क्योंकि आपके अचार बहुत प्रसिद्ध है। वैसे हम जैत्रा फूड सेंटर से हैं और हम नॉनवेज अचार बेचना चाहते हैं। हम पहले से अचार कंपनी के मालिक हैं, जो कि बाजार में बहुत प्रसिद्ध है, पर इस बार हम नॉनवेज अचार लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। मैं आपके सामने पैसे ऑफर करती हूँ या पार्टनरशिप। उसकी ऐसी बातें सुनकर शारदा और अनामिका दोनों बहुत खुश होते हैं। हम तो बस झींगा मछलियाँ बेचते हैं। अगर आप हमें इतना अच्छा अवसर दे रही हैं, तो कौन ना कहेगा भला। हम पार्टनरशिप के लिए तैयार हैं। फिर शारदा कहने लगती है, पार्टनरशिप का मतलब हमें आधा पैसा देना होगा, है ना? हमें कितने पैसे देने होंगे आपको? आपको मुझे एक पैसा भी नहीं देना होगा। हम मूल राशि का भुगतान कर सकते हैं। आपके लिए 100 में 30% देना होगा, लेकिन आपको क्वालिटी पे खास ध्यान रखना होगा। इसका स्वाद जितना बेहतर होगा, हमारे ग्राहक हमारे अचार के लिए ही आएंगे। अगर आप हमारी कंपनी में आते हैं तो हम अधिक विवरण में बात कर सकते हैं इस बारे में। ऐसा कहकर वो अपना पता बताती है और वहाँ से चली जाती है। सास और बहू दोनों बहुत खुश होते हैं और कहने लगती हैं, इतने सालों बाद भगवान ने हमारी दिल की सुनी है और हम पर दया की है। अब हमारी सारी परेशानी खत्म हो गई है। हमें अब सड़कों पे घूमने की जरूरत नहीं। वो दिन खत्म हो जाता है। अगले दिन सुबह सुबह वो उस पते पर जाने लगते हैं जो कि शांति ने उन्हें दिया था। वहां पहुंचने के बाद शांति उन्हें अपने पति के पास ले जाती है। अजी सुनिए, इनसे मिलिए, हमारे पार्टनर्स। अनामिका और शारदा रमेश को वहां देखकर बहुत आश्चर्य हो जाते हैं। अरे क्या हुआ? ऐसे क्या घूर रही हैं आप लोग? वो मेरे पति हैं। इस तरह वो उनसे परिचय कराती है। फिर शांति कहती है कि उसे कुछ काम है, वो थोड़ी देर में लौट के आती है। आपको थोड़ी भी समझ है? आपको कोई शर्म नहीं है? बड़े बेशर्म हैं आप लोग। आप यहाँ कैसे आ गए? मैं शांतिपूर्ण जीवन बिता रहा हूँ। वैवाहिक जीवन को नष्ट करना, गिराना, छोड़ना और फिर चला जाना, बदनाम करना, ये हमारी आदत नहीं है। ये आपकी पत्नी है जो हमसे आई थी बात करने के लिए। इस तरह की बातों के बाद बहुत नाराज होकर रमेश शांति से कहने लगता है, उनसे मिलकर उनका चेहरा देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। भगवान के लिए उन्हें पार्टनरशिप मत दो। ऐसी क्यों बातें कर रहे हैं आप? हमारी अच्छाई के लिए तो हमने उन्हें यहाँ बुलाया था। इस विषय को लेकर दोनों में लड़ाई होने लगती है। तभी शारदा और अनामिका कहते हैं, तुम दोनों के बीच में हमारी वजह से लड़ाई हो रही है। हम समझ सकते हैं, अगर उन्हें नहीं पसंद है तो छोड़ दो, हम काम नहीं करेंगे। उसकी बातें सुन के शांति कहने लगती है, ऐसी कोई बात नहीं, आप हमारे साथ ही काम करेंगी। कल से हम काम शुरू कर देंगे। शांति कहती है। वो दोनों भी उसकी बातों पर तैयार हो जाते हैं। फिर काम शुरू हो जाता है। वो लोगों को काम पे रखते हैं और अचार बनाना शुरू कर देते हैं। झींगे की अचार, केकड़े का अचार, तरह तरह के नॉनवेज अचार बनाने लगते हैं। बहुत ही कम समय में वो अच्छा नाम कमा लेते हैं। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, अनामिका और शांति दिन ब दिन करीब आ जाती है। ये सब कुछ देखकर रमेश मन ही मन सोचता है, किसी दिन मेरी माँ और मेरी पत्नी उसे मेरे बारे में सच बता दी तो फिर बिना किसी दया के ही वो मुझे घर से बाहर निकाल देगी। फिर क्या सारी संपत्ति बर्बाद हो जाएगा? इस मामले को कैसे निपटाया जाए? वैसे मैं जितना चाहूं चोरी करके यहाँ से भाग सकता हूँ ना। ऐसा सोचकर वो पैसे और सोना लेकर वहां से फरार हो जाता है। अगली सुबह शांति कहने लगती है,
मेरे पति पता नहीं कहाँ चले गए। इस मामले को लेकर वो बहुत चिंतित होती है, सभी को उसे ढूंढने के लिए कहती है और पूछताछ करने लगती है, पर बदकिस्मती वो उसे कहीं नहीं मिलता। अंत में जब वो घर वापस आती है और अलमारी खोलकर देखती है तो समझ जाती है कि वो उसे छोड़कर फरार हो गया है। ये देखकर वो बहुत परेशान हो जाती है और वहीं बैठ जाती है। तभी अनामिका और शारदा वहां आती है और उसे दुखी देखकर क्या हुआ पूछने लगती है। फिर वो भी अपनी शादी की पूरी कहानी बता देती है और सारी सच्चाई सामने आ जाती है। ये जानकर कि वो बहुत बड़ा ठग था, सभी बहुत दुखी हो जाते हैं। तब से वो सब एक साथ होकर व्यापार अच्छे से चलाने लगते हैं। अनामिका, शारदा सास बहू मछलियों का व्यापार करते थे। सुबह सुबह वो समुंदर जाते थे, वहाँ मछलियाँ पकड़ते थे, मछलियों को एक टोकरी में रखते थे और गली गली घूम के उन मछलियों को वो बेचा करते थे। मछली ले लो मछली, ताजे ताजे मछली, बिना बर्फ वाले मछली, जिंदा मछली। इस तरह वो कठिन परिश्रम करके मछलियाँ बेचा करते थे और उन पैसों से खुशी खुशी सास बहू पूरे परिवार चलाते थे। एक दिन अनामिका के पति उससे कहते हैं, देखो, आज के दिन में काम करने से बेहतर है व्यापार करना, इसीलिए मैं भी सोच रहा हूँ कि मछली का व्यापार करूँ, पर एक ही जगह। उसकी बातें सुन के अनामिका कहती है, अच्छी बात है, पर मछलियाँ मर गई तो बर्फ में रखकर बेचोगे? नहीं अनामिका, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। हम सारी मछलियों को एक छोटे से टैंक में रखेंगे। सुबह सुबह मछलियों को टैंक में छोड़ दूंगा, फिर कोई चिंता नहीं। कस्टमर्स को ताजी मछलियाँ बेचूंगा। इस तरह व्यापार भी अच्छा चलेगा और हमारा नाम भी होगा। उसकी बातें सुन के अनामिका हाँ कह देती है। फिर यही बात रमेश जाके अपनी माँ शारदा से कहता है। शारदा भी उसकी बातों पर तैयार हो जाती है। फिर वो अपने घर के पास ही व्यापार शुरू करने के लिए दुकान का बंदोबस्त करते हैं और पानी के टंकी के साथ साथ जितनी भी चीजें जरूरत की थी उन सभी चीज लगा लेते हैं। सासू माँ और बहू रानी टोकरी लेकर घूम घूम के ही मछलियाँ बेचती है और रमेश अकेले ही व्यापार करता है वहाँ पर बैठ के। शुरू शुरू में व्यापार करना बहुत मुश्किल था। धीरे धीरे लोगों को पता चला उस जगह के बारे में और जब पता चला तब अकेले संभालना बहुत मुश्किल हो गया। एक दिन रमेश शारदा अनामिका से कहता है, अब से तुम दोनों मछलियाँ बेचने बाहर मत जाया करो। यहाँ बहुत ज्यादा ग्राहक आते हैं और मेरे लिए अकेले सब संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। मछलियाँ देने में लेट होने की वजह से बहुत सारे ग्राहक वापस चले जाते हैं। अगर तुम दोनों मेरी सहायता करो तो तुम्हें बाहर जाके मछलियाँ नहीं बेचना पड़ेगा और एक ही जगह बैठकर हम खुशी खुशी व्यापार कर सकते हैं। रमेश की बातों पर सहमति जताते हुए वो दोनों हाँ कह देते हैं और वो तीनों मिलके एक साथ बैठकर मछली का व्यापार करने लगते हैं। उनका व्यापार बहुत अच्छा चलने लगता है। रमेश ने फैसला लिया उसी तरह एक और दुकान खोलने का। परिकल्पना के मुताबिक वो गांव में एक और दुकान खोल लेता है। पहला वाला दुकान अब सासू माँ और बहू रानी मिलके चलाने लगी और रमेश नए दुकान का देखभाल करने लगा। पर नए दुकान में कुछ खास मुनाफा नहीं होता था। तब रमेश मनी मन सोचने लगा, अगर मुनाफा कमाना है तो मुझे जिंदा मछली रखने से नहीं होगा। अब मुझे मरे हुए मछली कम पैसों में खरीदना होगा, तभी जाके कुछ मुनाफा होगा। बिना ठगी के व्यापार चलाना बहुत मुश्किल है। ऐसा सोचकर रमेश समुंदर में मछली पकड़ने वाले को जाकर कहता है, पता है विजय, मैं अपना गांव छोड़ के तुम्हारे गांव में क्यों आया हूँ? क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो और कम पैसों में मछलियाँ देते हो। पर अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम व्यापार नहीं कर पाएंगे। तुम जो मरे मछलियों को फेंक देते हो उसका क्या होता है? तुम्हारी मेहनत बर्बाद होती है। बस उन मछलियों को मुझे दे दो, मैं पैसे दूंगा। विजय कुछ और ही समझ लेता है। जो मछलियाँ मरे हैं वो बीमारियों से मरे हैं, पर अगर इन मरे मछलियों को मिला दूं तो अच्छे पैसे मिल सकते हैं, विजय कहता है और वो तैयार हो जाता है। तब से रमेश को मछलियाँ और सस्ते दामों में मिलने लगती है। अब से वो मछलियों को अपने दुकान में बर्फ की टोकरियों में रखकर बेचने लगता है। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। उसका व्यापार भी बहुत अच्छा चलने लगा अब, क्योंकि वो कम भाव में मछलियों को खरीदकर ज्यादा भाव में बेच रहा था।
इसीलिए उसका व्यापार भी बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन बर्फ पहुंचाने वाला आदमी अनामिका के दुकान के सामने आके खड़ा हो जाता है और अनामिका को देखने लगता है। ये कौन है? बर्फ लेके आया है ना? अनामिका मन ही मन सोचती है। वो आदमी बर्फ ले आकर रमेश के पास जाता है। रमेश उसे देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम इस तरफ से आए हो? जिधर से आते हो उधर से नहीं आए? भैया, उस तरफ सड़क में काम चल रहा है, इसीलिए इधर से आया हूँ। ओफो, तुमने तो आज मरवाया। मेरी माँ और पत्नी ने देख लिया होगा। बर्फ रखो और जल्दी यहाँ से भागो। वो आदमी हाँ कहता है और जल्दी से बर्फ को वहाँ पर रखकर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर अनामिका वहाँ पे आती है और कहने लगती है, कौन था? हमें बर्फ तो नहीं चाहिए। वो पूछती है। रमेश तरह तरह की बातें करता है, उसे घुमाने की कोशिश करता है, पर आखिर में वो रंगे हाथ पकड़ा जाता है। अनामिका को बहुत गुस्सा आता है और कहती है, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा करेंगे। लोग जो हम पर भरोसा करते हैं, अब उसका क्या होगा? रमेश उससे बहस करने लगता है। अनामिका उसे चेतावनी देती है कि वो सही नहीं कर रहा है। रमेश अनामिका की बातों का परवाह नहीं करता और वो जैसा मन वैसा ही करने लगता है। अनामिका और शारदा रमेश के इस धोखेबाजी की बात लोगों को बताने का फैसला लेते हैं। योजना के मुताबिक अगले दिन ही वो लोगों को उसकी धोखेधड़ी की बात बताना शुरू कर देते हैं। ये सुनकर गुस्से से लोग कहने लगते हैं, पता है आपको फूड पॉइजनिंग से कितने लोग प्रभावित हैं? सब बिस्तर पर पड़े हैं। सभी मिलकर रमेश की बहुत पिटाई करते हैं। घर के सदस्य होने के बावजूद ये दोनों बहुत ही ईमानदार थे, इसीलिए लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उन दोनों की बहुत प्रशंसा की। बाद में अनामिका और शारदा से जाके रमेश ने माफी मांगी। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। मैंने जो किया है उसकी सजा मुझे मिली है। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। इस तरह वो सभी से माफी मांगता है और फिर से अपना धंधा अच्छे से चलाने लगता है।